आज के वीला का आगाज़ हम सुहेल वड़ाई साहब से करते हैं। सुहेल वड़ाई साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, बड़े पुराने सहाफ़ी हैं। मेरा उनके साथ बड़ा दरीना पुराना ताल्लुक़ है। मैं उनका रीडर भी हूँ, मैं उनका व्यूअर भी हूँ। और सुहेल वड़ाई साहब बाकी ही थारो जर्नलिस्ट जिसको कहा जाता है कि जिनका ब्रेड एंड बटर जर्नलिज्म है और पूरी ज़िंदगी उन्होंने इसी शोबे के अंदर गुजारी है, तो ये बात गलत नहीं होगी। और दूसरा, उनके इंटरव्यूज़ जो हैं वो बहुत ही पॉपुलर थे। एक वक्त था कि जब वो जंग मैगज़ीन के अंदर इंटरव्यूज़ किया करते थे और किसी न किसी पर्सनैलिटी के, किसी बड़े सियासतदान का इंटरव्यू करते थे, फिर उसके ऊपर उन्होंने किताबें भी लिखी। किताबें भी बहुत पॉपुलर हैं और उनके वो जो इंटरव्यू का सिलसिला था वो भी बड़ा पॉपुलर था। फिर उन्होंने अपने नोयत का एक अनोखा पाकिस्तान के अंदर प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया एक दिन जियो के साथ, जिसको बहुत सारे लोगों ने कापी भी किया। तो मैं उनका दिल से मोतरफ हूँ। एक खामखा किस्म की कंट्रोवर्सी में सुहेल वड़ाई साहब फंस गए हैं और ज़ाहिर है उनकी मुलाकात ब्रसल्स में हुई आर्मी चीफ के साथ, और उसके बाद फिर उन्होंने कॉलम लिखा। वो कॉलम ज़ाहिर है फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उठा लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कमाल ये है कि जब वो किसी चीज़ को उठाती है तो इतना ज़्यादा बदनाम कर देती है कि कहीं ना कहीं से रिएक्शन आ जाता है और रिएक्शन से वो एक नॉन इशू जो है इशू बन जाता है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्रोलर्स ने सुहेल वड़ाई साहब को एक इशू बना दिया, या उनके कॉलम को इशू बनाया, और वो इतना बड़ा इशू बना कि उसके बाद अफवाज पाकिस्तान की तरफ से तरदीद भी आ गई। फिर DGISPR ने कल तरदीद की उसकी, और उसमें उन्होंने कहा जी कोई वन वन मुलाकात नहीं हुई थी, एक जनरल मीटिंग थी, एक इवेंट था जिसके अंदर सुहेल वड़ाई साहब भी थे और कुछ नामनासिब अल्फाज शायद DG साहब के नाम से मनसूब हुए हैं, जिस पे आज इंसार अब्बासी साहब ने भी प्रोटेस्ट किया है कि सुहेल वड़ाई साहब के बारे में इस किस्म के ख्यालात का इजहार नहीं करना चाहिए। तो बहरहाल हर इदारे का अपना एक रिएक्शन होता है, अपना एक तरीका होता है, और फौज ने अगर रिएक्ट किया है तो ज़ाहिर है उनका अपना एक स्टाइल है। और इस साइड पे जो सुहेल वड़ाई साहब हैं उन्होंने ज़ाहिर एक कॉलम लिखा था। कॉलम लिखना एक जर्नलिस्ट का हक है। जर्नलिस्ट अगर कॉलम नहीं लिखेगा, खबर नहीं देगा, मुलाकात नहीं करेगा, तो जर्नलिस्ट करेगा क्या? ये भी एक बात तो दुरुस्त है। बहरहाल आज सुहेल वड़ाई साहब ने उसकी वजाहत की अपने एक कॉलम के अंदर। अब ये कॉलम जंग के अंदर आज छपता नहीं छपता, सरदस्त मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये इस वक्त ट्विटर के ऊपर चल रहा है। और उसके अंदर उन्होंने फिर कहा कि जी मेरे बारे में जो उन ख्यालात का इजहार किया गया है वो ज़ाहिर है जो मेरे 40 साल की सहाफ़त है उसके ऊपर एक इल्ज़ाम ही है, और ये इल्ज़ाम सिर्फ पहली मरतबा नहीं लगा। फिर उन्होंने अपनी पूरी 40 साल की सहाफ़त बताई कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में क्या हुआ था, उससे पहले जनरल ज़ियाउल हक़ के दौर में क्या हुआ था, फिर मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में क्या हुआ था, बेनज़ीर भुट्टो के दौर में क्या हुआ था, फिर इमरान खान साहब के दौर में क्या हुआ था, और अब इस दौर में क्या हो रहा है। इससे पहले जनरल फैज़ अमीर साहब के दौर में क्या हुआ था, जनरल बाजवा साहब का उन्हें बताया कि बाजवा डॉक्ट्रेन के नाम से मैंने एक तवील मज़मून लिखा था, और ये जंग अखबार में छपा था, ये मुझे याद है आज भी। और उसके बाद जनरल बाजवा साहब उस पर बड़े खुश हुए और बाद में फिर वो बड़े नाराज़ हुए और आज तक वो नाराज़ है वगैरह वगैरह। तो उन्होंने वजाहत की है साथ, और साथ उन्होंने ये भी बताया कि मेरे बारे में जो इल्ज़ामात हैं, अगर आप दोबारा कॉलम पढ़ेंगे तो उसके अंदर से आपको महसूस हो जाएगा कि मैंने किसी जगह नहीं लिखा कि मैंने कोई इंटरव्यू किया है या मैंने कोई वन वन मुलाकात की है। मैंने बस उस मुलाकात का हवाला दिया था कि पहली मरतबा मेरी उनके साथ मुलाकात हुई ब्रसल्स के अंदर, और मैंने सारे हवाले उसके अंदर लिखे हैं, लेकिन इसको गलत अंदाज से पढ़ा गया। तो बहरहाल उनकी एक वजाहत आ गई है। अब देखते हैं कि इस वजाहत को कहाँ तक तस्लीम किया जाता है। लेकिन बहरहाल एक छोटा सा इशू था जो बिला वजह बड़ा हो गया और ये बड़ा होता चला जा रहा है। अब मेरा ख्याल है सुहेल वड़ाई साहब की जो तफसील है, जो वजाहत है, उसके ऊपर इत्तफाक करना चाहिए। सीनियर सहाफ़ी हैं और अगर उनकी कोई राय है तो उस राय का एहतराम करना हम सब पे फ़र्ज़ है। और इससे एक चीज़ ये भी सबक मिलता है कि अब दौर बदल चुका है। पुराने ज़माने में इस तरह होता था कि हमारी जो मुलाकातें होती थी हम उसके ऊपर लिख सकते थे, लेकिन शायद अब एक न्यू नॉर्मल है, और उस न्यू नॉर्मल को अब जो जर्नलिस्ट हैं या जर्नलिस्ट कम्युनिटी है उसे भी अब इसे तस्लीम करना चाहिए। अब मेरा ख्याल है अगर इस टाइप की मुलाकात हो तो उसका हवाला नहीं देना चाहिए, क्योंकि अब ज़ाहिर है सूरत तब्दील हुई है, और इस तब्दील शुदा सूरत के अंदर मीडिया के जो पुराने लोग हैं, जो आज के लोग हैं और जो आने वाले लोग हैं, उनको इसे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ ये चीज़ भी माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कमाल है ये कि जिस चीज़ को वो उठाती है वो इस हद तक ले जाती है कि वो कंट्रोवर्शियल हो जाती है। तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्रोलर इसको ना उठाते तो मेरा नहीं ख्याल था कि सुहेल वड़ाई साहब का कॉलम इतना कंट्रोवर्शियल हो सकता था, क्योंकि वो जस्ट एक कॉलम था, उसके अंदर कोई बड़ा इंकशाफ नहीं था, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिसको ऑब्जेक्शनेबल समझा जाना चाहिए। बस एक तहरीर है, और इस टाइप की तहरीरें जर्नलिस्ट लिखते रहते हैं, जर्नलिस्टों का इसके अलावा काम ही कोई नहीं है। तो अब सुहेल वड़ाई साहब की जो वजाहत आ गई, मैं समझता हूँ कि इसके बाद इसके ऊपर बात करना अब हमाकत है और वक्त का ज़िया है। तो अब इस तफसील को या इस वजाहत को तस्लीम करने के बाद अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। आज अमेरिका और इंडिया के दरमियान जो लड़ाई थी वो आज बढ़ती हुई नज़र आ रही है, दूसरे फेज़ में चली गई है, क्योंकि जयशंकर जो ज़ाहिर भारतीय वज़ीर ख़ारजा हैं वो इस वक्त मास्को में हैं, और मास्को में उन्होंने जो रूसी वज़ीर ख़ारजा हैं उनके साथ मुलाकात की है। और इस मुलाकात में उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि इंडिया और रशिया दोनों अपना जो बाहमी तजारती वालियम है उसके अंदर इजाफा करेंगे, दो तरफा तजारत के अंदर इजाफा किया जाएगा। और साथ साथ पहले जो आर्म्स खरीदे जाते थे या सिर्फ तेल खरीदा जाता था, अब उसको बढ़ा के फार्मास्यूटिकल, ज़राअत और टेक्सटाइल तक भी उसको एक्सपेंड किया जाएगा। तो आज इंडिया ने एक और गलती की है, जब बजाय इसके कि वो अमेरिका के साथ अपने तल्लुकात ठीक करता, वो रशिया चला
चला गया रशिया, जाके वो रशियन ब्लॉक के साथ खड़ा हो गया और उन्होंने कहा जी हम तो तेल भी आपसे खरीदते रहेंगे और उस तेल को बेचते भी रहेंगे और साथ साथ आपसे असला भी खरीदेंगे और उस असले से अपनी फ़ौज को लैस भी करेंगे और उसके साथ साथ अब जो नए सेक्टर्स हैं वो भी खोलेंगे, फार्मास्यूटिकल है, ज़राअत है और टेक्सटाइल है। ये ध्यान में रखें कि ये तीनों चीज़ें ज़राअत से रिलेटेड है, फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड हो या टेक्सटाइल से। इससे पहले बहुत ज़्यादा वॉल्यूम जो था वो इंडिया का अमेरिका के साथ था, तो उसको रशिया की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मोदी साहब ने अमेरिका के साथ टकराने का, ये लड़ने का फैसला कर लिया है और आज की जो मुलाकात है, या आज का जो बयानिया है और आज का जो इलामिया है दोनों मुल्कों का, इसके बाद अनकरीब इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगे ही लगे और सिर्फ ये लगेगा नहीं बल्कि इसके अंदर इजाफा भी होगा। तो अब आप डोनाल्ड ट्रंप को देखिएगा कि पहले वो इस 50% को लगाएगा और उसके बाद कुछ अर्से बाद इस 50% को 100 पे शिफ्ट कर देगा। तो आप देखिएगा कि इंडिया का जो टैरिफ है वो 100% पे चला जाएगा और इसके साथ साथ जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इंडिया के अंदर अमेरिकन प्रोडक्ट्स की, मुझे लगता है कि वो भी रुकेंगे और इसके साथ साथ जो ऑनलाइन बिजनेस है जो इस वक्त ज़्यादातर अमेरिका का इंडिया के अंदर है, तो मुझे लगता है कि उसको भी डैमेज होगा और साथ साथ सर्विसेज सेक्टर जो ज़ाहिर सर्विसेज के प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है अमेरिका को, इसके ऊपर भी आने वाले दिनों में ठीक ठाक टेंट पड़ेगा। तो अब इंडिया और अमेरिका दोनों हेड ऑन हो गए, आमने सामने हो गए और इसके अंदर पाकिस्तान का एक बड़ा किरदार है कि वो दुश्मन जो कभी अमेरिका का बहुत ही करीबी दोस्त होता था, पाकिस्तान ने चंद दिनों के अंदर अंदर उन दोनों को एक दूसरे का हरीफ भी बनाया और उस मौके का फ़ायदा भी उठाया। अगली जो हमारी स्टोरी है वो इसी तरह ही है और इसी से रिलेटेड है, वो थोड़ा आगे चल के मैं आपको बताऊंगा भी, लेकिन मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को इंडिया सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर सका, क्योंकि ट्रंप एक ऐसी शख्सियत है जब आप उसे सुर्ख रुमाल दिखाते हैं या उसके सामने आप खड़े होने की कोशिश करते हैं और या मामला को सेटल नहीं करते या उसे एक पोलिटिकल तरीके से हल करने की कोशिश करते हैं, बुली करते हैं या कोनी मारते हैं, तो फिर ट्रंप बड़ा खौफनाक साबित होता है। तो आप देखिएगा कि अनकरीब या हो सकता है हमारा ये वीलॉग जब अपलोड हो रहा हो तो उसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक ट्वीट आ जाए और उस ट्वीट में वो इंडिया का कच्चा छट्टा छो खोल के रख देगा। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अनकरीब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बयान आएगा कि वो जो 6 त्यारे गिरे थे इस जंग के दरमियान वो पाकिस्तान ने गिराए थे। तो पहली मरतबा आप देखिएगा कि अमेरिकी सदर जो होगा पाकिस्तान के हक में गवाही देगा और उसके बाद इंडिया उसके पास छुपने की जगह नहीं बचेगी। अब हम आते हैं कि पाकिस्तान ने इंडिया को हर लिहाज से फंसा लिया, हर लिहाज से उसको ऐसा एक चक्कर में फंसाया है कि अब इंडिया वहाँ से निकल नहीं सकता। कैसे? अब देखिएगा, सबसे बड़ा जो सहारा था इंडिया का वो अफगानिस्तान था। अफगानिस्तान के अंदर इंडिया ने प्रॉक्सीज बिठाई हुई थी, या टीटीपी जो थी या बीएलए थी, उसको इंडिया की तरफ से फुल सपोर्ट मिलती थी। $1 बिलियन मिलता था सालाना, 300 अरब रुपया, और उससे टीटीपी जो थी वो पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ करती थी और साथ साथ बीएलए भी बलोचिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ करती थी और इसको सोशल मीडिया के जरिए, इंडियन ट्रोलर्स के जरिए इसको बहुत प्रमोट किया जाता था। जैसे कि आज कल मारंग बलोच अदालत में पेश हुई तो उसने एक फ़िक्रा बोला था और उस फिक्रे को इंडियन चैनल ने बहुत उठाया और उसको अब वो डेवलप करते जा रहे हैं। वो किसी ने उनसे कहा, जर्नलिस्ट है मारंग बलोच से, कि आपको वज़ाइफ करने चाहिए जाके अदालतों में या जेल के अंदर, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। तो उसमें उन्होंने कहा जी कि अदालतें जो पाकिस्तानी हैं उनके अंदर वजीफ़े नहीं चलते, डॉलर चलते हैं। तो इस टाइप के जो बयान उनका जब आया तो उसको इंडिया ने उठा लिया और उठा के अब वो उनके ट्रोलर्स लगे हुए हैं उसके ऊपर, क्योंकि जब बलोचिस्तान के अंदर कोई चीज़ आती है इस टाइप की तो उसको इंडिया से बहुत ज़्यादा उसको घेर किया जाता है, उसको सपोर्ट दी जाती है, उसको फैलाया जाता है। तो अफगानिस्तान से ऑपरेट होता था बीएलए, अफगानिस्तान से ऑपरेट होती थी टीटीपी। अब पाकिस्तान ने वहाँ पे मामला सेटल कर लिया। जिस तरह चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा काबुल के अंदर बैठे और वहाँ पे ये फैसला हो गया कि अब अफगान तालिबान के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है कि या तो वो इन प्रॉक्सीज़ को प्रमोट करते रहें और फिर इनकी लड़ाई अमेरिका के साथ हो, फिर चाइना के साथ हो, फिर पाकिस्तान के साथ हो और साथ ही इस पूरे खिते के अंदर कुछ स्टेबिलिटी ना हो। तो ऑप्शन अफगानिस्तान के पास एक ही है। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो इन प्रॉक्सीज़ को ख़त्म करे, वो लोग जो दूसरे मुल्कों के अंदर दहशतगर्दी फैला रहे हैं, दूसरे मुल्कों को इनसिक्योर कर रहे हैं, उन सब का कला कमा करे और उसके बाद जो माहौल है, जो हालात है, उसके अंदर अपने आप को चैलेंज करे और एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री के तौर पे अपने आप को मर्ज करे। तो जब इस टाइप का एक ऑप्शन दूसरा दिया गया तो मुझे लगता है कि तालिबान ने ये दूसरा ऑप्शन एक्सेप्ट कर लिया है और उन्होंने वादा किया है कि ना चाइना के ऊपर अटैक होगा, ना चाइनीज़ इंजीनियर जो पाकिस्तान के अंदर काम करते हैं उनके ऊपर अटैक होगा और ना ही अफगानिस्तान की सरजमीन अब पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होगी। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये चीज़ जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत सूदमंद होगी और अफगानिस्तान अपनी इस बात पर, इस कमिटमेंट पे पूरा उतरेगा। अब इंडिया को अफगानिस्तान से बहुत बड़ी मार पड़ी है क्योंकि बहुत बड़ी सपोर्ट अफगानिस्तान था इंडिया का और वो उसके ज़रिए पाकिस्तान के अंदर अबतरी फैला रहा था, फसाद फैला रहा था, दहशत फैला रहा था। उसके साथ साथ अमेरिका और इंडिया बहुत ज़्यादा करीब थे। इनका अगर आप तजारती वॉल्यूम देखें तो पाकिस्तान उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं था, लेकिन इस जंग के दरमियान पाकिस्तान ने अपनी स्पिरिट से, अपनी फाइटिंग एबिलिटी से पूरी दुनिया को अपनी साथ मिला लिया, अमेरिका को मिला लिया और साथ ही जब अमेरिका ने सीज़ फायर का ऑप्शन दिया तो पाकिस्तान ने उसको एक्सेप्ट भी किया और साथ उसे डोनाल्ड ट्रंप की जो एफर्ट्स हैं उनको तस्लीम भी किया और उसके बाद साथ ही पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए भी तजवीज़ कर दिया। तो हर लिहाज से पाकिस्तान ने अपनी कमिटमेंट निभाई और अमेरिका के साथ खड़ा हुआ, जबकि उसके मुकाबले में मोदी साहब ने अमेरिका को तस्लीम करने से इनकार कर दिया, सालसी को मारने से इनकार कर दिया, ये तक तस्लीम करने से इनकार कर दिया कि सीज़ फायर अमेरिका ने करवाया।
तो यहाँ से फिर एक स्टोरी बिल्टअप होनी शुरू हुई और अमेरिका इंडिया के खिलाफ होता चला गया और पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप के करीब होता चला गया। आज सूरत ये है कि अमेरिकन अखबारात फील्ड मार्शल का जिक्र करते हुए थकते नहीं हैं। आप कोई अखबार उठा लें, उसकी कवर स्टोरी फील्ड मार्शल से रिलेटेड है, वहाँ पे खबरें छप रही हैं, वहाँ पे तज्जिए हो रहे हैं और टेलीविजन प्रोग्राम्स में बात की जा रही है कि पाकिस्तान ने कमाल कर दिया और पाकिस्तान एक नया दोस्त बन के अमेरिका को उभरा है और अब वो जनूबी एशिया का सबसे बड़ा पार्टनर है अमेरिका का जनूबी एशिया में। तो इसका ज़ाहिर है फिर पाकिस्तान ने बड़ा फ़ायदा उठाया, भरपूर फ़ायदा उठाया। दूसरी साइड पर नरेंद्र मोदी साहब मुसलसल गलतियां करते चले गए। तो पाकिस्तान ने एक साइड पे अफगानिस्तान का दिल विन कर लिया है, दूसरी साइड पे उसने अमेरिका को अपनी साइड पे खड़ा कर लिया है और तीसरा चाइना, वो पहले पाकिस्तान का दोस्त था, अब पाकिस्तान ने उस दोस्ती को मजीद इजाफा किया उसके अंदर और जो चाइनीज़ वार टेक्नोलॉजी है उसको भी मुतारफ़ करवाया पूरी दुनिया में कि चाइना को आप बिला वजह छोटा मुल्क ना समझें या ये ना समझें कि वो वार टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे है, बल्कि उसका जो J-10 है, अब J-35 है, वो पूरी दुनिया के जो सिविल एविएशन है, जो उनकी एयर फोर्सेज हैं, उनका मुकाबला कर सकता है। तो अब चाइना जो था वो इस समय पाकिस्तान का ममनून है और वो समझता है कि पाकिस्तान ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की उनकी वार टेक्नोलॉजी की मार्केटिंग की है। तो चाइना अब इतना करीब आ चुका है पाकिस्तान के कि अब इंडिया जाके वो इंडिया को भी समझा रहा है कि भाई पाकिस्तान के साथ अपने माहौल को, अपने मामलात को दुरुस्त करो और वो अफगानिस्तान को भी जाकर राज़ी कर रहा है कि अब आपकी तरफ से किसी किस्म की शरारत नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर। और अब जो SCO हो रही है इसी महीने के आखिर में, गो हमारा दफ्तर खारजा तरदीद कर चुका है कि शहबाज शरीफ साहब और नरेंद्र मोदी की कोई मुलाकात वहाँ पर शेड्यूल नहीं है, लेकिन मेरे सोर्सेज आज भी ये कह रहे हैं कि वहाँ पे किसी वक्त भी इन दोनों के दरमियान मुलाकात हो सकती है, कुछ साइलेंट मीटिंग हो सकती है, ये चलते चलते ये एक दूसरे के पास खड़े होकर ये मामलात को सेटल कर सकते हैं। एक ब्रेक थ्रू डेफिनेटली चाइना के अंदर मियाँ शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी के दरमियान होगा।